और सेकंड चीज क्या लाई करती है, इंडिया में फेडरलिज्म नहीं भी है। इसीलिए प्रारूप कमेटी जो थी, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके हेड ने एक वर्ड यूज किया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म वर्ड नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड डिफाइन किया है। बेटा म्यूट करो अपने आप को। और इसीलिए कहा जाता है भारत को एक सहकारी संघवाद कहना उचित होगा। बिल्कुल सहकारी संघवाद का क्या मतलब है, अब मैंने म्यूट किया फिर से अनम्यूट कर लिया। सहकारी संघवाद मीन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया को कहा जाता है। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये स्टेटमेंट शो करने से पहले मैं आपको एक चीज शो करना चाहती हूँ। देखो बिल्कुल लास्ट में यहाँ मैंने ये मेंशन किया है, ये आप नोट डाउन भी कर लेना अगर किसी को करना हो तो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैंने 5 थिंकर्स को मेंशन किया है यहाँ जिन्होंने इंडिया के फेडरलिज्म को लेके अपने ओपिनियंस दिए हैं। और वो 5 थिंकर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या कहते हैं कि इंडिया एक फेडरलिस्ट कंट्री है, कि वो मानते हैं इंडिया एक फेडरलिस्ट कंट्री है। ऑस्टिन ने कहा है इंडिया के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। फिर नेक्स्ट आते हैं केसी व्हीयर। केसी व्हीयर इंडिया के फेडरलिज्म को कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म, कि ये मानते हैं कि यहाँ संघात्मक शासन भी है और एकात्मक शासन भी है। और थर्ड आते हैं आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स क्या मानते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी का है, कि फेडरलिज्म तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जिसका सेंटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के कंपैरिजन, कि केंद्र इकाइयों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। फिर आते हैं एप्पलबी। एप्पलबी क्या कहते हैं? कंप्लीट फेडरलिज्म, इस बात के पूर्ण रूप से समर्थक है कि इंडिया में पूर्ण संघीय शासन है। और फिफ्थ आते हैं मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं? कंसेंट फेडरलिज्म। कंसेंट फेडरलिज्म का मतलब है सहमति वाला संघ, कि हाँ फेडरलिज्म है इंडिया में, और वो फेडरलिज्म जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, इकाइयों की सहमति से ही काम करता है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, भारत सहकारी संघवाद, वो सहकारी संघवाद क्या है, इन पांचों थिंकर्स के ओपिनियन उसमें लाई करते हैं। कि सहकारी संघवाद को लेकर भी 2 ओपिनियन है कि भारत में सहकारी संघवाद है या सहकारी संघवाद नहीं है। तो उस ओपिनियन को लेके कौन कौन मानता है सहकारी संघवाद है? ऑस्टिन मानता है क्योंकि कहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। फिर उसके बाद मानते हैं मॉरिस जोन्स मानते हैं, जो कहते हैं कंसेंट फेडरलिज्म है इंडिया में। और फिर थर्ड स्टेज पे माना जाता है एप्पलबी को, कि वो तो ये मानते हैं कोऑपरेटिव कंसेंट ही नहीं, कंप्लीट फेडरलिज्म है। लेकिन सहकारी संघवाद के विरोधी 2 थिंकर्स हैं, और वो है केसी व्हीयर और जेनिंग्स। केसी व्हीयर मानते हैं क्वासी, कि नहीं फेडरलिज्म सिर्फ नाम का है। और जेनिंग्स तो कहते हैं फेडरलिज्म नाम का भी क्या, बिल्कुल तुच्छ है, क्योंकि सेंटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को, कि भारत के जो संघवाद को कहा जाता है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड दिया है ऑस्टिन ने, कि ऑस्टिन ने कहा है, कि ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरलिज्म ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये मेंशन किया था कि भारत में जो संघवाद है वो सहकारी संघवाद है। और आपकी बुक में देखो यहाँ मेंशन भी है ये अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरलिज्म, लेकिन इसका राइटर मेंशन नहीं है। तो क्वासी फेडरलिज्म कहा है भारतीय संघवाद को, केसी व्हीयर ने कहा है।
अब नेक्स्ट आते हैं कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे वी राव ने भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का है। सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का मतलब है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, केंद्र बहुत ताकतवर है भारत में। और इसी के बेसिस पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में फेडरलिज्म है या फेडरलिज्म नहीं है, या ये माने हम कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। तो देखो, इसको सबसे पहले तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कि हम ये मानते हैं कि भारत में, या फिर ऑस्टीन ये मानता है कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कि ऑस्टीन है। देखो यहाँ पे है ना मेंशन, ग्रैनविल, ऑस्टीन और बर्च क्या कहते हैं, ऑस्टीन और बर्च क्या कहते हैं कि सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती है, किंतु उसके साथ साथ ये नहीं होता कि राज्य सरकारें दुर्बल हों। राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत शक्तिशाली होती हैं, अपने अपने क्षेत्र में दुर्बल नहीं होती हैं। तो इस एस्पेक्ट को प्रूव करने के लिए ऑस्टीन सबसे पहले क्या कहते हैं, राज्यपाल का पद, कि सहयोगी संघवाद का मतलब है, सहयोग का मतलब है केंद्र और इकाइयां, केंद्र और राज्य दोनों मिलजुल कर सहयोग से शासन करते हैं। और उस सहयोग का सबसे पहला उदाहरण है राज्यपाल का पद, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय सरकार के परामर्श से करता है। लेकिन नियुक्त किसके लिए किया जाता है राज्यपाल को, राज्यों के लिए। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति केंद्र के संवैधानिक प्रमुख के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार की सहमति से ही। तो ये सामंजस्य ही है। नेक्स्ट है राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन, कि हर साल राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें उनके राज्यों की शासन व्यवस्था अच्छे से चल रही है या नहीं, इस बात का अध्ययन या उस पर डिस्कशन या विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट आता है संकट काल की घोषणा। अब हमने पहले किया था ना एकात्मक स्वरूप में भी इसके एस्पेक्ट किए थे, कि संकट काल की घोषणा की जो अवधारणा है, उस अवधारणा में यही चीजें लाई करती हैं कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो संकट काल लागू करता है या संकट काल की जो घोषणा करता है, वो किसी एक राज्य विशेष के साथ साथ संपूर्ण देश पर समान रूप से लागू होती है, कि संपूर्ण देशों पर समान रूप से लागू होती हैं वो घोषणाएं। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है राज्यों के क्षेत्राधिकार में केंद्र का हस्तक्षेप। इसका मतलब है, अब तुम ये सोचोगे ये तो सारी नेगेटिव सी सेंस आ रही है, कि इसका मतलब तो जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है स्टेट में, स्टेट के हर, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति हो, चाहे स्टेट कोई काम करता हो, उसमें सेंटर का रोल हो गया, सेंटर की इंटरफेरेंस हो गई। लेकिन ये सारा काम राज्य और सेंटर दोनों के सहयोग से। अब है राज्यों के क्षेत्राधिकार में केंद्र का हस्तक्षेप, कि राज्यों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कैसे करता है केंद्र, कि राज्य कभी भी ऐसे कायदे, कानून या नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो केंद्र के विरुद्ध हो। बेटा आप है ना अपना माइक म्यूट करके रखा करो, क्योंकि मैं साथ साथ लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, जिसको बाद में आपके पास सेंड कर दूंगी। अगर आप माइक म्यूट रखोगे तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट है एक ही संविधान, कि पूरे के पूरे भारतीय देश में एक ही संविधान है। पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर।
पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, लेकिन अब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 में दोनों को खत्म कर दिया गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को ये एक वरीयता दी गई थी कि वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वहां अप्लाई होता था, लेकिन जिससे कि उसको एक अलग स्टेट का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे देश में एक ही संविधान, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई है। इसकी सारी बात है, इसकी सारी डिटेल है, तेनू कह रहा है किसी की खोलनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, ठीक है, कहना नहीं चाहती या टिप्पणी में भी जानती थी। मुझे लगता है हमें ना लेक्चर देना और या रिकॉर्ड करना बंद करके ये जो है ना, जो जिसकी बातें कौन खोल रहा है, क्या कर रहा है, यही सुन लेते हैं। और कितनी बार कहा है अपने नेम और रोल नंबर से क्लास ज्वाइन किया करो। जो अपने नेम और रोल नंबर से क्लास ज्वाइन नहीं करेगा उसको मैं एडमिट नहीं करूंगी क्लास में कल से। सुनाई दिया सबको? जो अपने नेम या रोल नंबर से क्लास ज्वाइन नहीं करेगा उसको मैं एडमिट नहीं करूंगी कल से। मुझे भी तो पता चले कौन रोल नंबर है, क्या कौन सी लड़की है, कर क्या रहे होते हो। जो अपने नेम और रोल नंबर से क्लास ज्वाइन नहीं करेगा कल की क्लास को, उसको मैं एडमिट नहीं करूंगी क्लास में। तो कल से इस बात का जरूर ध्यान रखना, अपना नेम और रोल नंबर मेंशन होना चाहिए आपका जब आप क्लास ज्वाइन करते हो। अब नेक्स्ट करते हैं, एक ही संविधान तक हो चुका है कि पूरे देश में एक ही संविधान लागू है। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन अब वहां भी ये प्रावधान खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है इकहरी नागरिकता, कि इकहरी नागरिकता का प्रावधान है जिस भी राज्य में हम रहते हैं वो राज्य भारत के अंतर्गत ही निहित माना जाता है। कि भारत के अंतर्गत माना क्या जाता है, वो है भारत के अंतर्गत, तो अलग नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। कि हम ये नहीं कह सकते कि अलग राज्य या अलग नागरिकता किसी भी व्यक्ति को दी गई है किसी भी तरह की। इकहरी नागरिकता के बाद हम प्रावधान करते हैं, इकहरी नागरिकता भी एक सहकारी प्रावधान का ही उदाहरण है। कि सहकारी प्रावधान मीन्स कि केंद्र और इकाइयां दोनों आपसी सहयोग से काम कर रही हैं, और इस केंद्र और इकाइयों के आपसी सहयोग से ही इस चीज का एग्जाम्पल बनता है कि सहकारी संघवाद है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया में। तो उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एस्पेक्ट हम जब कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो वित्त आयोग सेंटर के साथ साथ की हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो वित्त आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के आय व्यय का भी ब्यौरा रखता है कि कितना धन खर्च किया गया, कितनी आय हुई, वो सारा ब्यौरा भी वित्त आयोग, केंद्र सरकार या बजट जब प्रस्तुत होता है तो वित्त आयोग के उसी एस्टिमेट के ऊपर उस बजट को प्रस्तुत किया जाता है। वही वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है नीति आयोग। कि नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो सारी की सारी राज्य सरकारें, उनके मुख्यमंत्री या उनका मंत्री परिषद, सारे के सारे नीति आयोग की संगठन का भाग होते हैं। कि नीति आयोग की सदस्यता उन्हें भी प्रदान की जाती है। सब राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है नीति आयोग में, अपने ओपिनियंस वो वहां रख सकते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की नियुक्ति भी राज्य और केंद्र दोनों के चुनावों के प्रबंध के लिए किया जाता है। कि बहुत सारे ऐसे आयोग या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूनल्स जो एक ही बनाई जाती हैं और वो दोनों का काम देखती हैं, केंद्र का भी और राज्यों का भी। इसी को हम इन शॉर्ट या डायरेक्ट ये मान सकते हैं कि यही वो चीजें हैं जो इस चीज को एस्टेब्लिश करती हैं कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है।
और वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, राज्यपाल की नियुक्ति, इकहरी नागरिकता, ये सारी चीजें उन्हीं चीजों को प्रूव करती हैं कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। नेक्स्ट है इकहरी न्याय व्यवस्था। इकहरी न्याय व्यवस्था का मतलब है पूरा का पूरा न्यायिक ढांचा, और वो न्यायिक ढांचा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या गांव की जो पंच न्यायालय होता है ना, सरपंचों का या पंचों का जो न्यायालय होता है, वहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब एक दूसरे के नियंत्रण में होते हैं। हायर स्टेज पे या सबसे ऊंची सीढ़ी पे सर्वोच्च न्यायालय होता है और सबसे नीची सीढ़ी पे होता है ग्राम पंचायत। तो इकहरी न्याय व्यवस्था है। अगर किसी एक जगह हमें नहीं लगता कि निर्णय ठीक नहीं हुआ नगर ग्राम पंचायत में, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के नियंत्रण में है ये सारी चीजें, एक दूसरे के नियंत्रण में काम करती है न्याय व्यवस्था, इसीलिए इसे इकहरी न्याय व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, कि आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस की होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और आईपीएस क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, कि ये जो तीनों सर्विसेज होती हैं, इन सर्विसेज को अपॉइंट करने का काम या इनके लिए जो टेस्ट होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, उनकी नियुक्ति का जो काम है या इन्हें पद से हटाना, ये सारे काम, इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस पद के लिए, कैसे इनको अपॉइंट किया जाएगा, कैसे इनको अबॉलिश किया जा सकता है या फिर अपनी सीट से हटाया जा सकता है, ये सारा काम करता है संघीय सरकार, केंद्र के नियंत्रण में होती हैं ये सारी चीजें। लेकिन इन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को अपॉइंट कहाँ किया जाता है, सभी राज्यों में अपॉइंट किया जाता है। इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो राज्यों के नियंत्रण में होती है, कि इनकी नियुक्ति तो केंद्र के द्वारा की जाती है, लेकिन ये अपनी सेवाएं देते हैं राज्यों में, प्रोवाइड करते हैं अपनी सेवाएं। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक परिषद, गवर्निंग काउंसिल्स। गवर्निंग काउंसिल्स क्या होती हैं, सभी स्टेट्स के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स है, या यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, जिनको उपराज्यपाल बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी संघीय क्षेत्र जो है 9, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव्स है, कि जैसे कि पुडुचेरी में है जहां पर विधानसभा है ना, वहां के जो राज्यपाल को बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, और प्रशासक यूटी में वहां है जहां पर विधानसभा नहीं है, वहां पर जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासक बोला जाता है। तो इनको, इनकी एक परिषद बनाई जाती है, एक काउंसिल बनाई जाती है इनकी, जिनमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, या फिर जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वो शामिल होते हैं, और ये अपनी सारी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो नीति आयोग है उसको, उसके बेसिस पर या उसके विचार विमर्श से फिर राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन व्यवस्था के लिए या विकास के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदें। तो बहुत सारी रीजनल काउंसिल्स बनाई गई है ना, जैसे आर्टिकल 371 में गुजरात और महाराष्ट्र को किया गया है, फिर 371 के बी में नागालैंड को इंक्लूड किया गया है, फिर इसी के अंतर्गत नेक्स्ट असम आता है कि स्टेट्स में को डिवाइड जो किया गया है, और दूसरी इन रीजनल काउंसिल्स हैं जैसे पूर्वी, ईस्ट रीजनल काउंसिल, वेस्ट रीजनल काउंसिल, नॉर्थ रीजनल काउंसिल, साउथ रीजनल काउंसिल, और इन रीजनल काउंसिल्स के अपने अपने प्रेसिडेंट भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं। जैसे नॉर्थ रीजनल काउंसिल में 5 स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। कितने हो गए, 5 ही हो गए, 6। इसी तरह से ईस्ट रीजनल काउंसिल में 7 सिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। जो 7 सिस्टर्स मीन्स जो 7 स्टेट्स हैं,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, इन 7 सिस्टर्स को। तो इन रीजनल काउंसिल्स की ईयरली एक कमेटी होती है। उस कमेटी में इन रीजनल काउंसिल्स का इन्हीं की स्टेट से ही जो मुख्यमंत्री होता है उसी के बिहाफ पर एक प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है। लेकिन इन 4 और एक होती है, 5th होती है सेंट्रल रीजनल काउंसिल भी है इंडिया में, कि केंद्र के जो राष्ट्र हैं जैसे मध्य प्रदेश है, 3 या 4 स्टेट्स उसमें इंक्लूड है। तो पांचों की पांचों जो रीजनल काउंसिल्स हैं उनका सर्वोच्च अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कि हर रीजनल काउंसिल अपने अपनी रीजन की बैठक लेगी, उसमें अपने विकास के लिए या किसी मुद्दे के लिए या केंद्र से कोई सहयोग उन्हें चाहिए, वो विचार विमर्श होता है। फिर उन रीजनल काउंसिल्स की अध्यक्षता, पांचों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। फिर और प्रधानमंत्री फिर उनके अध्यक्षों से ये पूछता है कि आपकी रीजनल काउंसिल में कोई इश्यू है या आपको कोई हेल्प चाहिए, तो ये सारे मुद्दे। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है कि केंद्र और राज्य आपसी सहयोग से काम करते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, जो चीजें ये प्रूव करती हैं कि हाँ, भारत में जो ऑस्टिन की इस बात को प्रूव करती है कि भारत में सहकारी संघवाद है। देखो दोबारा से देखो एक बार, सहकारी संघवाद का एस्पेक्ट कहां से स्टार्ट होता है कि ऑस्टिन के अनुसार भारत में सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद का मतलब है यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली भी है और एकात्मक शासन प्रणाली भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं राज्य और केंद्र। फिर इस एस्पेक्ट को प्रूव करने के लिए क्या आते हैं, सबसे पहले राज्यपाल का पद केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन पद होता है राज्य का। राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन, सभी राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों का होता है ये सम्मेलन, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख। फिर है संकट काल की घोषणा करता है केंद्र का प्रमुख, लेकिन लागू की जाती है वो घोषणाएं राज्यों में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, हाँ, राष्ट्रपति का शासन राज्यों में इंप्लीमेंट होता है कि स्टेट वाइज एक डिवाइड किया गया है इंडिया को। नेक्स्ट है राज्यों के क्षेत्राधिकार में, कि हमने पहले भी पढ़ा था ना आर्टिकल 249, 250, 252। 249 में राज्य क्या कहते थे कि 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि इस विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। 250 में आता है कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते का अगर मुद्दा है तो उस पर कानून, चाहे वो राज्य सूची का विषय हो। ये 249, 250 और 252 में ये वही सारे विषय हैं जो राज्य सूची के विषय होते हैं, लेकिन इन पर कानून बना सकता है केंद्र भी। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य अपनी सहमति से ये कह देते हैं कि ये चाहे राज्य सूची का विषय है, लेकिन इस पर कानून केंद्र बनाएगा। फिर आता है एक संविधान। हाँ, पहले जम्मू कश्मीर इसका प्रावधान था, लेकिन 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम में ये भी खत्म कर दी गई है। अब जम्मू कश्मीर का कोई अलग से संविधान नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म कर दिया गया है। फिर आती है इकहरी नागरिकता, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आते हैं कुछ ऐसे आयोग और ट्रिब्यूनल्स जिनको केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, लेकिन ये आयोग और ट्रिब्यूनल्स होते हैं प्रशासनिक संगठन। ये कमीशंस या ये ट्रिब्यूनल्स सिर्फ केंद्र के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ये केंद्र के साथ साथ स्टेट का भी काम देखते हैं। जैसे वित्त आयोग है, नीति आयोग है, चुनाव आयोग है, प्रशासनिक परिषद है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, IAS जिसको बोलते हैं, गवर्निंग काउंसिल्स है या फिर रीजनल काउंसिल्स है। और एक इसमें रह जाता है इकहरी न्याय व्यवस्था, कि भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है वो लोअर से लेके चाहे हायर, चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर ले लें चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर ले लें, एक दूसरे के नियंत्रण में होता है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सहकारी संघवाद की, हम हामी भरते हैं कि हाँ, हम ऑस्टिन की बात से रेलिवेंसी रखते हैं, भारत में सहकारी संघवाद
है। अब है भारत में सहयोगी या सहकारी संघवाद नहीं है। तो इसी के लिए मैंने आपको सबसे पहले ये दिखाया था कि नहीं है। किसने माना है सबसे पहले? केसी वियर ने, जिसने माना है कि नहीं सहकारी नहीं है, सिर्फ क्वासी है। और फिर जेनिंग्स ने कहा था नहीं, कोई कोऑपरेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी है यहाँ पे। तो इन्हीं चीजों को प्रूव किया गया है। यहाँ क्या कहा गया है कि ये सबसे पहले हमने बात की थी ना राज्यपाल की नियुक्ति की। तो क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल उत्तरदायी भी राष्ट्रपति के प्रति ही होता है। तो इसमें राज्य की भूमिका कहाँ से आ गई? राज्य की तो कोई भूमिका ही नहीं है। राज्य की सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि राज्यपाल को कोई डर ही नहीं होता राज्य की सरकार का, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगर राज्य की सरकार कुछ गड़बड़ करेगी, उसकी अनदेखी करेगी, तो वो राष्ट्रपति को अपने फेथ में लेके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 356। ये वही है कि जब संवैधानिक मशीनरी असफल होती है तो जरूरी नहीं है जिस दल की सेना है, जिस दल की सरकार है, दूसरे दल को मौका दिया जाए सरकार बनाने का। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहां राष्ट्रपति शासन ही लागू कर दिया जाए। संवैधानिक मशीनरी में संविधान का अवहेलना नहीं, सरकार अपना बहुमत नहीं साबित कर पाती तो दूसरों को मौका दिया जाए, ना कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की जो शक्तिकालीन शक्तियां हैं वो संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देती हैं, क्योंकि जब संकटकालीन शक्तियां या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पर जब लागू किया जाता है तो सारे के सारे राज्य सूची के जो विषय होते हैं ना, जिन विषयों पर राज्य कानून बनाता है, वो सारे के सारे विषय केंद्र के हाथ में चले जाते हैं। राज्य सूची के विषय केंद्र सूची में समाहित हो जाते हैं। उन सब विषयों पर केंद्र ही कानून बनाता है, चाहे कितने भी लंबे टाइम तक वहां राष्ट्रपति शासन हो। जैसे जम्मू कश्मीर में काफी लंबा टाइम हो गया ना राष्ट्रपति शासन, तो वहां सारे राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र ही कानून बना रहा है। नेक्स्ट, नए राज्यों के निर्माण, उनकी सीमाओं के परिवर्तन, ये सारी वही चीजें हैं जो हमने लास्ट क्लास में की थी कि कैसे प्रूव होता है कि भारत में संघात्मक नहीं एकात्मक शासन व्यवस्था है। सारी वो चीजें प्रूव हो रही है यहाँ कि नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन। जैसे जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से यूटी बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से तो कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, प्रस्ताव तो संसद में पारित हुआ है और उसे स्टेट से यूटी बना दिया। नेक्स्ट है चुनाव आयोग, वित्त आयोग या एकीकृत न्यायपालिका। चाहे हम किसी भी चीज को देखें, इसमें केंद्र का बहुत ज्यादा प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व का मतलब है, जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए औपचारिक सहमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति केंद्र का संवैधानिक प्रमुख है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये सारी चीजें लाई करती है एकात्मक या केंद्र का प्रभुत्व है। नेक्स्ट है राज्य सरकारों की केंद्रीय सरकार पर वित्तीय सहायता, क्योंकि राज्य को वित्तीय पोषण कहाँ से मिलता है? केंद्र से, क्योंकि राज्य के आय के साधन बहुत ही सीमित होते हैं और सीमित साधनों पर राज्य अपना शासन नहीं संभव कर पाता। इसीलिए राज्य का जो बजट है, राज्य का बजट हमेशा सेंटर के बजट के बाद ही पारित किया जाता है, जिससे ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि अपनी आमदनी के साथ साथ उसे सेंटर से भी कितना फंड मिलेगा और उसी फंड के बेसिस पे ही स्टेट अपना बजट पारित करता है। नेक्स्ट है राज्य सरकारों की केंद्रीय वित्तीय सहायता हो गया। फिर है योजना आयोग, कि योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन क्यों किया गया था? उस समय तो ये बात बोली गई थी कि योजना आयोग में पूर्ण रूप से केंद्र का प्रभुत्व है, लेकिन नीति आयोग में भी ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। नीति आयोग का अध्यक्ष आज भी प्रधानमंत्री है, उसके 2 पूर्णकालिक सदस्य जो नियुक्त होते हैं वो भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल करता है, जो उसके पदेन सदस्य हैं वो सारे केंद्र के मंत्री हैं, जो उसके आमंत्रित सदस्य होते हैं वो भी केंद्र के मंत्री हैं, सारे के सारे जो केंद्र के भी वो मंत्री जो कैबिनेट के सदस्य हैं।
कि केंद्रीय कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे नीति आयोग के सदस्य हैं। राज्यों के अध्यक्षों को सिर्फ उसमें सदस्यता दे दी गई है, लेकिन कोई मंत्री पद, पूर्णकालिक पदेन या विशिष्ट ऐसा कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। तो ये चीज भी एक तरह से नेग्लिजिबल है कि योजना आयोग का सुधरा हुआ रूप है नीति आयोग, नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया है, कुछ सदस्य संख्या अलग अलग स्पेसिफाई कर दी गई है, लेकिन ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। और इसी तरह से जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें भी यही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष भी हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है, और प्रधानमंत्री जिसका अध्यक्ष है इसका मतलब केंद्र का प्रभुत्व है उस कमीशन पे या उस ट्रिब्यूनल पे। तो प्रधानमंत्री के प्रभुत्व का मतलब है केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है राज्यों के कंपैरिजन। तो ये एस्पेक्ट इस चीज को मना करता है कि भारत में सहकारी संघवाद है, कि भारत में सहकारी संघवाद कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। और इसी ओपिनियन को लेके केसीपियर ने कहा था भारत में क्वासी फेडरलिज्म है, या फिर मॉरिस जोन्स ने कहा था कि भारत में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी का फेडरलिज्म है। कि क्वासी मीन्स हाँ है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे इकहरी नागरिकता है, या फिर कुछ इलेक्शंस के प्रोसीजर वगैरह में होता है, न्याय व्यवस्था में होता है, तो क्वासी मान सकते हैं हम इसको। और दूसरा फेडरलिज्म है, लेकिन वो फेडरलिज्म है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी का फेडरलिज्म, जिस फेडरलिज्म में केंद्र बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो ये था क्वेश्चन, भारत में सहकारी संघवाद है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट की सहमति के समर्थन में भी और असहमति को लेकर भी चीजें। तो समझ आया यहाँ तक? यस मैम। और ये वीडियो है ना मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी अब, ठीक है? ओके मैम। और कल है ना सब क्लास